गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जो शहरी और ग्रामीण जीवन में एक बड़ा अंतर होता है। दरअसल शहर में बिल्कुल चाहे पड़ोस में हो या सामने हो कोई भी व्यक्ति, उसके बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं होता कि वह ठीक है भी, या उसके घर में कितने सदस्य रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं। कहा यह जाता है कि वो कंक्रीट का एक जंगल होता है शहरी जीवन, जबकि ग्रामीण जीवन बिल्कुल अलग है। अब गांव का चाहे कोई सा भी सिरा हो, चाहे कोई भी पूर्वी हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, यदि गांव में किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो पूरे गांव को इनकी खबर लग जाती है। कि कोई भूखा होता है तो कोई उसको खाना दे देते हैं। इसी तरह से शहरी और ग्रामीण जीवन में बड़ा अंतर होता है। भले ही चाहे शहरी जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण जीवन को ही ज्यादा पसंद करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है एक शहरी जीवन की। और शहरी जीवन में दो कत्ल हो जाते हैं। और कत्ल होने के बाद लाश लगभग 8 दिन से घर के अंदर पड़ी हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसके अंदर से दुर्गंध नहीं आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, लेकिन पड़ोसी ने यह जानने की जहमत ही नहीं उठाई कि आखिरकार ये दुर्गंध क्यों आ रही है, कहां से आ रही है। और जब परिवार वालों ने उन्हें तलाश करना शुरू किया, तब जाके कत्ल का खुलासा होता है और कातिल पकड़ा जाता है। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश का एक इलाका होता है सिवान। और इसी की एक रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा दरअसल अपनी बहन को कई दिनों से लगातार फोन कर रही थी। उसकी छोटी बहन जो कि स्कूल में शिक्षिका होती है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। जब भी वो फोन करती, या तो पूरी घंटी बज जाती थी या फिर कोई फोन उठाता ही नहीं था, और किसी और से उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। तो वहां से कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो परेशान होकर 24 अप्रैल 2024 की शाम, यही 2-3 दिन पहले की कहानी है ये, 24 अप्रैल 2024 की शाम लगभग 6:15 पर अपनी बहन के यहाँ, राजस्थान का एक जिला है खैरथल, और खैरथल का ही एक भिवानी इलाके से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक टपुकरा थाना है, वहां पर एक टहान सोसाइटी है। उस टहान सोसाइटी के 10वें फ्लोर पर वो चढ़ जाती है और बाहर खड़े होकर लगभग 15 मिनट तक अपनी बहन का इंतजार करती है। फोन मिला रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। कई बार दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दरवाजे खटखटाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब देखा उसने तो ताला लगा हुआ था, तभी वो लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद अब पड़ोसी के पास जाती है। पड़ोसी से पूछती है कि क्या तुमने हमारी बहन आकांक्षा उर्फ रितु को देखा है। तो पड़ोसी कहते हैं कि हमारी तो इनसे कोई बातचीत ज्यादा है भी नहीं। पिछले कई दिनों से तभी दूसरे घर को खटखटाया जाता है, दूसरे घर से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारी बहन को देखा। तो दूसरे घर वाले कहते हैं कि मैं लगभग 50 दिन से देख रहा हूँ, कि 5 दिन से देख रहा हूँ कि यह दरवाजा खुल नहीं रहा है। अब जैसे ही यह बात पूछी जाती है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब है कि बाहर गड़बड़ हुई है। लेकिन बाहर गई हुई है तो कहाँ गई है, कब गई है, लूट कर, या इस बात का कोई इल्म ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। वो थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी उसने पड़ोसी से पूछा कि यहाँ कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या आपको भी आ रही है। तो पड़ोसियों ने कहा कि हाँ, स्मेल तो आ रही है। पिछले कई दिनों से उन्होंने कहा कि क्या तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो स्मेल है, ये जो दुर्गंध है, किस तरह से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो लोगों ने कहा कि कुछ पता नहीं है। कई बार होता है कि घर के अंदर कोई चूहा मर जाता है, तो इसलिए ज्यादा कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करते हैं। और पड़ोसी हैं, पड़ोसी कैसे रहे, हम ज्यादा किसी के मामले में हस्तक्षेप करने की आदत नहीं है। वो महिला जिसका नाम प्रतीक्षा होता है, अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते वो फ्लैट पर पहुंच जाती है और थोड़ी परेशान हो जाती है कि ताला पिछले कई दिनों से लगा हुआ है, दरवाजा खुल नहीं रहा है, आखिरकार वजह क्या है। तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि टपुकरा थाने में फोन करती है। वहां पर फोन उठाया जाता है। एसएचओ भगवंत शाह और भगवंत शाह इस बात की सूचना देते हैं अपने उच्च अधिकारी डीएसपी शिवराज सिंह को। अब इसको सूचना दी जाती है तो फिर भारी फोर्स पहुंच जाती है। अब चाहे वो एसएचओ हो या फिर डीएसपी हो, यहाँ आते हैं। दरवाजे खोलने की पहले उसकी वीडियोग्राफी की तैयारी शुरू होती है और आसपास के लोगों से पूछा जाता है। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, लेकिन जिस तरह का डॉग स्क्वाड हरकत कर रहा था, उसको देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर गलत हुआ है। आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया जाता है और दरवाजा तोड़ने के बाद जब घर की तलाशी ली जाती है तो उसमें बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। वहां पर लोगों का 1 मिनट का भी रुकना, 1 सेकंड का रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा था।
इसके बाद घर के अलग अलग दरवाजों को देखा जाता है, खोला जाता है, और ढूंढते ढूंढते फिर बाथरूम में जब जाते हैं तो बाथरूम के अंदर दो लाशें मिलती है, और दोनों लाशों को देखने के बाद जितने भी पुलिस वाले और पड़ोसी होते हैं, उनकी बहन का होकर किसी को होश वक्ता होते ही ये सोचकर देख कर कि आखिरकार इतना भयानक कत्ल कैसे हो सकता है। आखिरकार यह सब किसने किया? दो लाशें थी। एक लाश होती है 25 वर्षीय महिला जिसका नाम होता है रितु उर्फ आकांक्षा, जो कि पेशे से एक शिक्षिका होती है प्राइवेट स्कूल के अंदर, और उसी की एक 4 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है नव्या पांडे, जो कि बाथरूम के अंदर पूरी तरह से उस कमरे में एक सेकेंड भी रुकना मुश्किल हो रहा था। अब जो इसका पति होता है निषाद पांडे, वो गायब था। अब उसके बाद जब फोन करने की कोशिश कर रहे थे, उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। दरअसल निषाद पांडे, जो कि गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में रहकर वो नौकरी कर रहा था, जब पड़ोसी से पूछा जाता है, निशांत भी कई दिनों से गायब था, अब निशांत कहाँ है, सही है गलत है, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं, या फिर वही कहीं कातिल तो नहीं? पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, परिवार के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे। बहन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, माँ को फोन किया जाता है और माँ भी आ जाती है, परिवार के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं, लेकिन निशांत के परिवार वालों से संपर्क साधने की जब कोशिश की जाती है तो निशांत के परिवार वालों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब ऐसी स्थिति में पुलिस करे तो क्या करे? तब पुलिस ने बड़ी मशक्कत की, तब इसके मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया। तो मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बात आती है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2012 से। साल 2012 से इन दोनों की दोस्ती बढ़ रही थी, अनजान लोगों से दोस्ती की शुरुआत होती है, और अनजान दोस्तों से ही जब दोस्ती हो रही थी तो उसमें एक दोस्त था निषाद पांडे और एक लड़की थी रितु उर्फ आकांक्षा। इन दोनों की पहले फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। बात सुख दुख की शुरू होती है, फिर ये दोनों एक दूसरे से लगाव इतना रखने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। जब तक चैट ना हो जाए तब तक बातचीत ना हो जाए। हालांकि अब आकर ये फैसिलिटी हो गई है आजकल कि अब वो फोन की तरह भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं। इन्हीं के पास जो हरियाणा का गुरुग्राम का एक शहर है, वहां पे एक प्राइवेट कंपनी में उनको नौकरी मिल जाती है। लड़की भी पढ़ी लिखी होती है तो उसको प्राइवेट नौकरी का उसका जुगाड़ हो जाता है, यानी कि शिक्षिका बन जाती है। अब यहाँ से वो शादी करने के बाद लड़की वाले अपने लड़के की सकुशल उनको विदा कर देते हैं। अब लड़की उस लड़के के साथ यानी कि प्रेमी प्रेमिका दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शादी के बाद यानी कि अरेंजमेंट इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो लड़का इतना शातिर इतना तेज निकलता है कि उसने इस शादी के बारे में ना अपने भाई बहन परिवार की किसी भी सदस्य से जिक्र ही नहीं किया, और वह आराम से वहां पर रहने लगता है। और राजस्थान जो खैरथल का एक जिला लगता है, खैरथल जिले का एक टपुकरा थाना है, टपुकरा थाने का एक तिहान सोसाइटी है, तिहान सोसाइटी में रह रहे थे। वक्त आगे बढ़ता और एक बच्चा भी पैदा होता है। इनकी बेटी का नाम रखा जाता है नाभिया पांडे, और इसकी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, अच्छी खासी। लेकिन लड़की देखने में सुंदर होती है, इसीलिए लड़के को कभी कभी शक होता था कि कहीं ना कहीं इसका किसी और से अफेयर चल रहा है। इसीलिए वो बार बार टोकता था, रोकता था कि मुझ पर शक है, ड्यूटी पर मैं जाता हूँ, तुम शायद किसी न किसी से मिलती जुलती। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच कहासुनी भी होती थी। शायद यह लड़का कोई चाल खेल रहा था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान करता था। इसी बीच में अपने घर जाता है बिहार के सिवान में, और जाने के बाद परिवार वाले से बातचीत करता है और उसकी एक लड़की से शादी कर देते हैं। यानी कि एक तो शादी पहले से ही कर रखी थी आकांक्षा से, और एक शादी ये परिवार वालों की मर्जी से कर लेता है। अब अपनी बीवी से वो कभी कभार मिलने के लिए चला जाया करता था। जैसे ही प्रदेश में लोग नौकरी करते हैं, कभी कभार घर जाते हैं, तो उस बीवी को भी शक नहीं होता, और यह जो पहले से ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है शुरू भी होने लगती है। काश जिस तरह की काम भी कुछ ज्यादा ही हो जाती है। कई बार तो बात यहाँ तक की नौबत आ जाती है। लेकिन 14 अप्रैल 2024 को इसके बीच में कुछ झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तभी लड़के ने फैसला लिया, जिसका नाम निषाद पांडे है, कि अब बहुत सर से पानी ऊपर हो चुका है, अब इसे छोड़ना नहीं है। इसीलिए वो लगातार प्लानिंग करता है कि कुछ ना कुछ किया जाए। और एक दिन मौका आता है 17 अप्रैल 2024 की शाम, जैसे ही वो अपने ऑफिस से आता है और घर आने के बाद इसकी कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है, और आकांक्षा से शादी कहासुनी ज्यादा हो जा रही थी, तो उसका गला पकड़ा और तब तक उसके गले को दबाता रहा जब तक आकांक्षा के प्राण नहीं निकल गए। और वो घर से निकल गए, और वो जब मर जाती है तब वो आराम से उसे बिस्तर पर लिटा देता है और बिस्तर पर सुला देता है। और पास में बैठी जो बेटी लेटी हुई थी, इस बेटी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसकी मां मर चुकी है। और जब बेटी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसे प्यार से दुलार से पूछता है, खाना खिलाता है और उसे भी अपने बगल में लिटा लेता है।
यानी कि एक तरफ पत्नी लेटी हुई है, एक तरफ पति लेटा हुआ और एक तरफ बेटी लेटी हुआ है। रात भर ऐसे ही वो मन चिंतन में लगा हुआ है कि अब ये जो कांड उसने कर दिया है कि आखिरकार अब होगा कैसे, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, पूरी रात ही सोचने में निकल जाता है। 9 घंटे बीत जाते हैं और सुबह 4 बज जाता है, यानी कि सुबह के 4 बज चुके थे। आ, शाम के लगभग 7 बजे के आसपास उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। अब 18 की सुबह 4 बजे तक उसकी आंख खुलती है। अब उसने प्लानिंग किया कि अब कुछ न कुछ तो करना चाहिए, यानी कि सोती हुई बेटी का गला दबाता है और गला दबाने के बाद उसकी भी बिल्कुल वैसे ही हत्या कर देता है जैसे कि उसने पत्नी को मारा था। और एक तरफ पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और एक तरफ बेटी की लाश पड़ी हुई है। बीच में लेटा हुआ यह निषाद पांडे, इसने 9 घंटे सोचने में अपनी बेटी को सोच के मारा है अपनी बेटी को। इसके बाद फिर इन दोनों को मारकर अब दिन निकलने को, अब ये यहाँ से निकले तो खैर निकले कैसे, इंतजार कर रहा था दिन निकलने का। जैसे ही रोजमर्रा की तरह अपनी ड्यूटी पर वो जाया करता था, सुबह 10 बजे के आसपास तैयार होने के बाद अपने कपड़े बड़े पहनता है और पत्नी की लाश उठाता है, बाथरूम में डालता है, बेटी की लाश उठाता है, बाथरूम में डालता है और यहाँ से मेन गेट का ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद अपनी गांव वाली जो बीवी होती है उस पत्नी के पास पहुंच जाता है, वहां आराम से रहता है। इस बीच में उसके पास स्कूल से फोन आता है कि भाई आकांक्षा कई दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है, क्या बात है। वो कहता है कि तबीयत खराब है इसीलिए वो विद्यालय नहीं आ रही है, तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो आ जाएगी। यहीं पे कि वो फोन कांटेक्ट में रहता है। इसी बीच में उसकी सास का भी फोन आता है, जो कि आकांक्षा उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। आकांक्षा कहाँ है, मेरी बातचीत कराओ। तो आकांक्षा के बारे में उसने कहा कि वो हरिद्वार गई है किसी काम से, आ जाएगी तो बात कर लेना, और मैं गांव आया हूँ, जब आ जाऊंगा तो मैं आपकी बातचीत भी करा दूंगा। यानी कि वो लगातार कोई ना कोई बहाना बनाकर, ऐसा लग रहा था, ऐसे सिचुएशन को अंजाम दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि उसने 2 कत्ल कर दिए थे। आखिरकार पुलिस ने जब उसकी फोन कॉल का डिटेल निकाला, पुलिस कॉल की डिटेल निकालने के बाद किस किस से वो संपर्क में था, जब पुलिस ने उसका पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि बिहार के ही सिवान का रहने वाला होता है। आखिरकार पुलिस वहां जाता है। 27 अप्रैल 2024 को उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे घटनाक्रम का जब खुलासा होता है, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिससे वो इतना प्यार करता है, जिस बेटी से वो इतना प्यार करता था, आखिरकार उसकी हत्या कैसे कर सकता है। और माँ की हत्या करने में और उसके बाद जब बेटी की हत्या करता है तो दोनों में 9 घंटे का अंतर था। जब कोर्ट में इस तरह के मामले की जब सुनवाई होती है तो जज साहब भी इसी चीज को पकड़ते हैं कि उसने पहली घटना हो सकता है कि वो जल्दबाजी में या फिर मारपीट में या कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हो गई हो जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी। लेकिन जब बेटी की हत्या करता है तो बेटी अच्छी खासी आराम से सो रही थी, कोई विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थी, कोई चीखने की स्थिति में भी नहीं थी। उसने बड़े ही आराम से सोती हुई बेटी का गला दबा दिया। अगर इस मामले की पुख्ता तरीके से कोर्ट में पैरवी की जाए तो उम्मीद है कि इस मामले में इस आरोपी को फांसी की सजा से कम नहीं होगी। हालांकि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था की बात करना बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केस सालों साल चलते रहते हैं। अपराधी जेल से बाहर रहता है या जेल में सुरक्षित महसूस करता है, वो आराम से उसकी जिंदगी कटती रहती है। भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन पुलिस की तो कोशिश यही है कि इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी चार्जशीट लगाई जाए और अदालत में इसको सजा सुनवाई जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,